गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा बाबू ये कहाँ टहल रहा है? बाहर गया था तो तैयार होके आया, दिखाने के लिए बाद में आ रहा है। तनी सा गोर है, सोचा काला पहन लेंगे तो भभक जाएंगे। हाँ? अरे बाबू रे बाबू, ये सब हमको बेवकूफ समझता है सर। अरे सीबीएसई वाला तो ऐसा ही गोर होता है। लड़का लड़की जिस दिन बढ़िया कपड़ा पहन के आएगा उस दिन लेट से आता है, फॉर अटेंशन। चलो भाई, सब लोग को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। लाइव क्लास जितने लोग हैं, लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। हिस्ट्री में मौर्य काल के बारे में बता रहे थे। अरे बाबू सीबीएसई वाले आप खड़े क्यों हो गए? लड़की सब आ गई सर, गलत बात है। आज महिला दिवस से बर्दाश्त कर लीजिए, अगर नहीं रहता तो फिर हम आपको वहीं बैठाते। लेकिन आपकी भी गलती, आप गर्ल्स वाले एरिया में बैठे थे। खंबा पे पढ़ो क्या लिखा है, यहां तक गर्ल्स का सीट है और उसको सिग्नल को लाल रंग से लिखा गया। खतरे का संकेत कैसा होता है? लाल। हिस्ट्री पढ़ा रहे थे लाइव वाले सारे लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, सत श्री अकाल। चलो भाई देखो, हिस्ट्री में हम आपको बहुत हद तक बता दिए थे। अभिलेखों के बारे में बता देना। टीम पैंथर ने तो सोच रहा अभिलेख को फालतू कर दिया था कि पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंस। अब पैंथरवा क्या बोला? फालतू है, कोनो आदमी के लिखल है, फेंक दे यहाँ पे। सोचो उसको फालतू करके निकाल दिया, जबकि पढ़ने में कामयाबी किसको मिली? हाँ, जेम्स प्रिंसेप को मिल गई थी। 14 शिलालेख याद रहेंगे सारे लोग को? क्वेश्चन पूछा जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछते हैं हम लोग को। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों में आपसी समन्वय बनाने की बात? कौन सा? सबसे छोटा शिलालेख रुमनदेई। कौन है? रुमनदेई में प्रशासन की चर्चा है नहीं, किसकी चर्चा है? यानी टैक्स वगैरह की चर्चा। रुमनदेई भारत में है या पाकिस्तान में? नेपाल में। कहां पे? नेपाल। फटाफट बनाएंगे। अशोक के कितने छोटे शिलालेख मिले? नेपाल से रुमनदेई, नेपाल में रुमनदेई मिला था ना। हरियाणा में टोपरा, उत्तर प्रदेश में मेरठ। इन दोनों को कहां लाया गया? दिल्ली। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। तो 3 ठो ये निपट गया। कौशाम्बी में था। इलाहाबाद कौन लाया? अकबर। 4 ठो ये निकल गया। और 3 को एकदम झोपा है बिहार के चंपारण में। एक है आपका रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। आपसे सवाल पूछते हैं, अशोक के लघु शिलालेख की संख्या 7 है, इनमें से किस एक पर मोर के चिन्ह है? लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण में। लघु शिलालेख हो गया। बड़े शिलालेख जो थे उन्हें चतुर्दश शिलालेख कहा गया। टोटल कितने? 14। पशु हत्या पर रोक लगा दी गई। प्रथम अहिंसा। लेकिन पशु तथा मानव चिकित्सा की बात। हाँ, दक्षिण भारत के कितने राज्यों की चर्चा? चेल, चोल, पांड, सतिया पुत्र। और एक कौन? और एक श्रीलंका की चर्चा। बट वो उस समय विदेश में था। और इवन की दक्षिण भारत के राज्य भी अशोक के अंडर में नहीं थे। सब वो दक्षिण भारत में नहीं गए थे लोग। उधर नर्मदा नदी पार करो, फिर पहाड़ पार करो, दक्षिण भारत काफी टफ हो जाता है। यहां तक समझा दिए थे। अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्र की चर्चा? 12 में। किसमें? 12 में। याद देखो भैया, लास्ट 14 वाला भूल जाओ, उसमें माफीनामा है कि हम गलती हो गया होगा भैया, माफ कर दियो, हमरा से हो गया इसे। माफीनामा है, ठीक है। 14वें में क्या है? माफीनामा। 13वें में कलिंग युद्ध। और 12वें में स्त्री महामारी। छोटे मोटे त्योहारों पर रोक, इसी को घुमा के कहेगा कर्म कांड पर रोक। 9 छोटे मोटे त्योहार से ना, देखिए रोजगार तो मिलता है बट पैसे भी बहुत ज्यादा लॉस होते हैं। अशोक ने इसी सबको समझ के कहा था। हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप त्योहार मनाइए या नहीं मनाइए, आपकी इच्छा है। हमारा काम है इतिहास पढ़ाना। कई लोग को लगता है कि सर हमारा त्योहार मनाने से रोक रहे हैं। हम काहे रोकेंगे भैया? आपको मनाना है तो आप अभी क्लास से उठ के जाइए, त्योहार मनाइए।
हम रोकेंगे, हम कौन होते भाई रोकने वाले आपको, इसलिए आप लोग ये सब काम नहीं करेंगे। चलिए ध्यान से सामने आइए, अब सब समझिए ध्यान से। अशोक वगैरह के बारे में कंप्लीट। अशोक के शिलालेख में तीन अधिकारियों की चर्चा की सभी ने। तीसरे आदमी कौन कौन? राजुक, युक्तक, प्रदेशक। सबसे महत्वपूर्ण कौन था? राजुक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग में जो अभिलेख लिखवाया है, उस अभिलेख में उसने किस युद्ध की चर्चा नहीं किया? कलिंग युद्ध की चर्चा नहीं की। कलिंग युद्ध की चर्चा नहीं किया। उसमें कहा है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को एक पालनहार यानी धाय माँ या किसी दासी को, अच्छी दासी को देकर क्या हो जाती है? टेंशन फ्री हो जाती है। उसी तरह मैं अपने ये जितनी जनता है ये मेरे पुत्र पुत्री के समान है। इसे मैंने याजुक नामक युक्तक को, राजुक नामक अधिकारी को हमने क्या किया है? सौंप दिया। यह लोगों को पुरस्कृत भी करेगा, साथ ही साथ दंड भी देगा। पुरस्कृत के साथ साथ क्या करेगा? दंड भी देगा। इसलिए इसने ये अधिकारी को नियुक्त किया था। अशोक ने जितना भी शिलालेख लिखा है, जितना भी, चाहे वो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में मिला है, उसका एक अभिलेख कहाँ मिला है? शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। कहेगा कौन सा भिन्न है? तो शाहबाजगढ़ी वाला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अभी हम लिखवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, उसको हम लिखवा देंगे अभी आपको। तो वो पाकिस्तान में भी मिला है। अशोक की दो चीज ध्यान रखिएगा। खुद अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक के लिए राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक का एक को अभिलेख से पाटलिपुत्र में नहीं मिला है। रीजन समझिए क्यों नहीं मिला। अशोक तो खुद राजा था और यहाँ का इतना बड़ा राजा था जिसका कोई हद नहीं, तो पाटलिपुत्र में उसका कोई नहीं मिला। अब जैसे कोई पटना में आके पूछे खान सर का कहाँ मिला, वो कोनो पहुंचा देगा, चलो खान सर। कहीं पूछेंगे खान सर का कोचिंग, तो ऐसा थोड़े कि हमको बैनर पोस्टर मारना पड़ेगा, दाहिने मुड़िए बाएं, ऐसे खुदे पहुंच के चला आएगा। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? किसी को दिक्कत हुआ था यहाँ आने में? कितने लोग को दिक्कत हुआ था कोचिंग का एड्रेस पूछने में? ये सब कर्म फोर है सब। अरे यार तुमको हमारा कोचिंग खोजने में दिक्कत हो गया। अच्छा भाड़ा ज्यादा ले लिया था, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ऊपर क्लास चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अशोक ने भी क्या सोचा कि भैया हमारा तो मगध, पाटलिपुत्र हमारा है, जो संदेश भेजवाएंगे तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए यहां अभिलेख लिखवाना कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अशोक ने पाटलिपुत्र में अभिलेख नहीं लिखवाए। अशोक के अभिलेख के लिए जो पत्थर आए गए थे उत्तर प्रदेश के चुनार से लाए गए। उत्तर प्रदेश के कहां से? चुनार से लाया गया था। समझ में गया? वहीं पे चुनार में ही एक जगह है, यहाँ पे चुनार के किला में बिहारी शासक था शेर शाह सूरी, पटक के मारा था हुमायूं को। हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। तो उत्तर प्रदेश के चुनार के पास है। आगे बढ़ जाए, ये तो पत्थर वगैरह मिल गए। अशोक ने कुछ संदेश भी दिए थे। कहा था कि देखो भैया हमारा सिद्धांत जो है वो दो चीजों पर कार्य करता है, स्वनियंत्रण पर। किस पर? स्वनियंत्रण। आप जब तक खुद नहीं सुधरोगे तब तक दुनिया आपको नहीं सुधार सकती। आपकी गलती है। अब देखिए हम लोग समाज में ना, अभी भी बिहार की ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। यहां कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा काम करके चले जाते हैं, ऐसा काम ना कि आने वाले बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, 2019 की बात बता रहे हैं, लॉकडाउन से पहले। एक लड़का आया ऑफिस में और चप्पल टूटा हुआ था, सब कुछ, मतलब एकदम बहुत गरीब था निहायत। हमको बहुत माया लगा। कहा कि सर हमारा एडमिशन गरीब है, हमको कर दीजिए ना, हमारे पास इतने पैसा है। तो हम कहे कि बात कराओ पिताजी से। तो पिताजी से कहे कि या सर आप, हम गरीब आदमी हैं, आप जितना में कहेंगे हम उतना में कर देंगे। तो हम कहें कि भाई देखो आदमी शिक्षक है, पैसा के लिए तो भाई बहुत काम हो सकता है, लेकिन पैसा के लिए केवल शिक्षा नहीं। हम कहे जाओ बाबू तुम ऐसे पढ़ लेना। तो हमको लगे अगले दिन उस ससुरा पल्सर से आया था। बताओ यार, 1.5 लाख की गाड़ी है वो, 1.5 लाख की है कि नहीं? लाख रुपए से ऊपर की है। हाँ भाई जो भी है लाख के आसपास, मतलब जो भी यार, एक आदमी उतना एकदम तो जीन्स झाड़ के ऐसे। आप एक बात बताओ, उसको तो फायदा हो गया कि नहीं? आने वाली पीढ़ी पर एक वो घटना ऐसी है कि अब कोई कहता है ना तो अब सच पर भी बड़ा मुश्किल से बिलीव हो पाता है। ये क्या किया उसने एक। और आपको क्या लगता है कि जितने लड़के जो रियल में गरीब होंगे और कहीं कहीं एडमिशन के लिए जाते होंगे, वो टीचर, वो इंक्वायरी स्टाफ ऐसी भुक्त भोगी होगा, ऐसी घटनाओं को देखा होगा, उसके दिल में एक जब लग चुका है कि ये झूठ बोल रहा होगा। और अगर उसने उसका एडमिशन नहीं किया तो उसका पाप किसको लगेगा? उस जो एडमिशन नहीं किया उसको, कि उसे पूरा पल्सर वाला को। अब ओके लगता है कि हमारा नौकरी हो जाएगा, ले
अरे भैया तुम हमको ठग सकते हो, सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हो, लेकिन वो सीसीटीवी जो भगवान लगा के रखा है सोचो तू कबो नहीं बचेगा। यहाँ पर दगाबाजी कभी नहीं कीजिएगा। आपकी एक गलती से किसी का मतलब बहुत बड़ा लॉस हो जाए। क्या यार आपको लगता है यहाँ पे कोई लड़का कह दे, चाहे लाइव में हो चाहे यहाँ पे, फीस की वजह से लौट जाए? ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं भी लौट सकते हैं, फीस की वजह से मेरे पास से नहीं लौट सकते हैं कभी। लेकिन एक होता है ना कि एक कह के लीजिए, एक छुरा घोंप दीजिए पीछे, गलत लगता है। सोचा मोटरसाइकिल से घूम रहा है, कह रहा है और पापा से भी बात कराया, हम उसको पकड़े रहे, इधर आ चट्टा कहीं, तू कल किससे बात कराया? कहा कि सर वो मेरा दोस्त था। अरे आराम को दोस्त को बाप बना दिया। तो अशोक ने क्या कहा कि हमारा जो सिद्धांत है ये स्वनियंत्रण पे, जब तक हम नहीं सुधरेंगे पूरा विश्व कभी नहीं सुधर सकता। ये वास्तविकता है। हम और आप जाने अनजाने में ऐसा बहुत काम कर देते हैं जिस वजह से तकलीफ होती है। आपको पता है आज से 10 साल पहले पटना में अगर आप लॉज में रहने आते थे तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं लिया जाता था, लेकिन आज आप कहीं भी रहते होंगे आपको 1000-1500 सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? क्यों? क्योंकि पहले आज से 10 साल पहले यहाँ के मकान मालिक से बात किए तो कहते जानते हैं सर, कुछ लड़का आते थे सर, आज जब मकान खाली करना रहता ना तो सीएफएल खोल के ले जाते थे, सब पंखा खोल के लेके चले जाते थे। 20 रुपया 100 रुपया के सीएफएल के चक्कर में आज सबको सिक्योरिटी मनी लगता है कि नहीं लगता है? उल्टा सीधा काम करके नल का टोटी खोल के लेके चल जाएगा। पीछे देखो कूलर का क्या हाल किया है, देखो उसमें कूलरवा पे चढ़ के उसका पंखिया नोच दिया है पूरा। अच्छा एसी है। तो उसने क्या किया भैया कि आप क्या करिए, स्वनियंत्रण पर किए। तो कहेगा कि अशोक के सिद्धांत किस पर आधारित? स्वनियंत्रण। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत जियो और जीने दो। जियो और जीने दो को सिद्धांत पर था। दुनिया में यही सबसे बड़ी खराबी है, हमको केवल क्या दिखता है? अपना फायदा दिख जाता है। अपना फायदा मिले दूसरा मर जाए ससुरा, कोई मतलब नहीं बनता। तो उसने ये 2 सिद्धांत दिया और लोगों को आचरण में सुधारने के लिए कहा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। कहने का सेंस था कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं या फिर पोस्ट, एक सेंस है मतलब सीनियर है, आप उनकी आज्ञा का क्या कीजिए? पालन कीजिए। माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दूसरा कहा था उसने सिद्धांत में कि हर व्यक्ति को अपने दरवाजे पर आए साधु या भिक्षक का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर। ऐसा नहीं कि यहां देखेंगे पैसा फेंक दे, ले यहाँ पे हद है भाई साहब। साधु को क्या समझते हैं? कर्ण से कवच कुंडल मांगने आया जरूर साधु था, लेकिन साक्षात ब्रह्मा थे। तो साधु के भेष में कौन है कोई नहीं जानता। कर्ण, महाभारत देखेंगे, कर्ण से कवच कुंडल किसने लिया था? खुद भगवान इंद्रदेव आए थे, ब्राह्मण ने इंद्रदेव खुद आए और उसने भाप गया कि भाई साहब बहुत बड़ा आदमी है। तो कर्ण जैसा व्यक्ति था, दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिसके हार से ही जीत हो गई थी। कर्ण अगर नहीं हारा रहता तो अर्जुन जीते कहां थे? जिताए गए थे। तो याद रखिएगा, अगर भगवान के नजर में आप सही है ना तो आपका रिजल्ट होगा भी नहीं, लेकिन कोई करवा देगा। बहुत से लड़कों का ऐसा हुआ भी है, बहुत मतलब। तो इसलिए इंसानियत में रखिएगा। भगवान भी बहुत बड़ा चीज होता है, कभी कभी काम कर देता है लेकिन हमेशा नहीं करता है। तो आपको क्या करना है भैया? पहला सिद्धांत उसने क्या दिया था कि माता पिता की आज्ञा का पालन करें, साधु तथा भिक्षुक के प्रति आदर रखें, उसका आदर कीजिए, और जो आपके नौकर तथा दास हैं इनके प्रति सहानुभूति रखिए। सहानुभूति मतलब इंसानियत रखिए। बेचारा का तबीयत खराब हो गया, किसी नहीं आया तो कहे नहीं आया रे चट्टा, तुरंत तो एक दिन का तनख्वाह काट लेंगे। भाई वो भी आदमी है, मशीन नहीं है, वो भी मशीनों बिगड़ जाता है। तो उसने 4-5 जो सिद्धांत मेनली याद रखेगा। उसका पहला किस पर आधारित था? स्वनियंत्रण, यानी अपने पर नियंत्रण। जियो और जीने दो। किसकी आज्ञा का पालन करना था? माता पिता। आदर का भाव रखना था साधु यानी भिक्षुक को, और सहानुभूति रखनी थी। सहानुभूति का मतलब होता है दया का भाव। दया का भाव ये बहुत है। जब कभी दीपावली आता होगा ना तो आप टीवी पर कला भी बहुत अच्छा था, लेकिन ज्यादातर वास्तुकला धार्मिक देखने को मिलेगा। बौद्ध स्तूप वगैरह के बारे में, बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची का। सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का कौन सा स्तूप? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप ऐसे होता है, इस टाइप का गोल घर जैसे ना, वैसे ही सांची का बौद्ध स्तूप। ऐसे ही बिहार में पटना में एक जगह है दीदारगंज, अरे थोड़ा सा दूर है दीदारगंज, वहां पर एक मूर्ति मिली है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। बहुत अच्छी पत्थर से कटाई करके मूर्ति बनाई गई है। अशोक जो था वास्तुकला के क्षेत्र में लोगों को संदेश देना चाहता था। इसकी वास्तुकला यानी भवन निर्माण में सबसे अच्छी जो चीज थी वो थी संदेश देने के लिए। अशोक ने क्या किया था, जगह जगह अपने संदेश दिलाए थे, और सारनाथ में उसने अशोक स्तंभ बनवा दिया। देखिए यही है सारनाथ का अशोक स्तंभ।
ऐसे एक बहुत बड़ा सा क्या बनाया, पिलर बनाया। सारनाथ कहाँ है? बनारस में। बनारस देख रहे हैं, बस बनारस के पास सारनाथ है। जैसे पटना के पास दानापुर है, दिल्ली के पास गाजियाबाद है, हैदराबाद के पास सिकंदराबाद है, उसी तरह बनारस के पास क्या है? सारनाथ। अरे वही सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध मिगदाब वन में गए थे, पूजा कर रहे थे, हाँ, 5 मित्रों के साथ। क्या ज्ञान मिला क्या? हाँ, नहीं मिला। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये कौन सा स्तंभ है? अशोक स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ पे अशोक ने 4 बाघ को रखा था, 4 शेर को। कितने शेर रखा? 4। दिखता कितना है? 3। एक तो इस साइड किधर भी रहेंगे तो एक तो पीछे साइड का नहीं दिखेगा। जो ये दिखाता था अहिंसा के रास्ते को। लोग कहते थे एक जंगल में एक ही शेर रहता है, एक जंगल में एक ही शेर। अशोक ने क्या किया कि 4-4 शेर को क्या रखा? पास में रख दिया था। जो ये दिखा रहा था कि अशोक किस तरह से अहिंसा का पुजारी था। और इसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखाया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सच की हमेशा क्या होती है? जीत होती। हम लोग का मतलब राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। उस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। किसी को कोई दिक्कत? अशोक स्तंभ कहाँ मिला? सारनाथ में। क्या वास्तुकला बढ़िया थी या नहीं थी? बेहतरीन। 2 कारीगर बताइए, एक बढ़ई एक लोहार। बढ़ई और लोहार। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, एक बार जो बताए रिवाइज करिए। अशोक को पत्थर कहां से मिले? आज तो कुछ लिखे ही नहीं जी, इस पे कुछ नहीं लिखे आज। पत्थर कहां से मिले? चुनार से मिले। कहां से? चुनार से मिल गए थे। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं पाकिस्तान में, खरोष्टी लिपि में, उसके नाम क्या है? शाहबाजगढ़ी। क्या नाम है? शाहबाजगढ़ी। पाकिस्तान के कहां पे? शाहबाजगढ़ी। मटेरियल खोलिए, लिखवा देते हैं। मटेरियल में लिखा हुआ है कि नहीं आपके? नहीं है? कहां पे? ले कॉपी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये नहीं लिखा होगा शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। देखिए पेज नंबर मटेरियल में कितना नंबर है जी? हाँ, अच्छा 16 नंबर पे। तो अशोक के 14 शिलालेख लिखा है ना। इन 14 ठो में से बस 2 ठो है जो भिन्न भाषा में है। 14 ठो में से 2 ठो क्या है? भिन्न है। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। खरोष्टी पाकिस्तान। ऊपर लिख दीजिएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, ये 14 शिलालेख लिखे है ना। अशोक के 14 शिलालेख हो गया। ऊपर में क्या लिखेंगे? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान खरोष्टी लिपि। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान खरोष्टी लिपि। मानसेहरा और शाहबाज लिख दिया क्या? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। कौन सी लिपि में? पाकिस्तान में तो जितने मिले हैं सबके सब किसमें है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में। और पाकिस्तान को टॉप जाएंगे, थोड़ा सा पार करेंगे पाकिस्तान को, तो कौन सा जगह मिलेगा? अफगानिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान के जस्ट ऊपर कौन सा है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगान नहीं है जी, नक्शा नहीं देखे। भारत के ऊपर पाकिस्तान, उसके अफगानिस्तान। यहाँ पर कौन सा अभिलेख पता है? 2 भाषाओं में लिखा गया है। सरे कुना अभिलेख, वो लिखा ही हुआ है इसमें। तो नीचे लिखा हुआ है सरे कुना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सर ए कुना नीचे लिखा हुआ है। सरे कुना अभिलेख किस भाषा में था? ग्रीक और अरमाइड। द्विभाषी अभिलेख कौन था? सरे कुना। सरे कुना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो लिखा हुआ है, सरे कुना तो लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। द्विभाषी है, ग्रीक अरमाइड। हाँ वेरी गुड। चलो देखा, इतना समझ में आ गया। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेहरा तो था, शाहबाजगढ़ी। आगे बढ़े, लाइए क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा, जो बताए उसके हिसाब से। अशोक का धम्म किस पर आश्रित था? मतलब दूसरों पर नियंत्रण या स्व नियंत्रण? अशोक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जियो और जियो दो, जीने दो। लोगों को 3 उपदेश दिए थे। कौन कौन? माता पिता के आज्ञा का पालन कर,
हमें गुरु कहां से आ गया? ये लगभग लगभग में हटा रहा है कि वैसे ही मिलता जुलता है, गुरु को भी हटा दो। देखो, दास दास और सेवक के प्रति सहानुभूति या दया की भाव रखना है, और जो घर पे आता है भिक्षुक या साधु मांगने के लिए उसे आदर की भाव रखना है। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर कहां से मिले? किस शहर में अशोक के अभिलेख नहीं मिले? हाँ, पाटलिपुत्र। अर्थव्यवस्था के 3 ठो मुख्य आधार बताइए। कृषि, पशुपालन और कारखाना। अशोक की जो सेना थी यानी मौर्य काल की सेना नंदों से कितनी बड़ी थी? किसने मौर्य काल की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन। किसने कहा? जस्टिन ने कहा था। मौर्य काल में सेना कितने टाइप की थी? कौन कौन? अस्थाई और अस्थाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं था? आगे बढ़े, चलिए अब उसके आगे बताते हैं। फिर सामाजिक जीवन तो बता ही दिए, थोड़ा सा बता देते हैं। अशोक ने क्या बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म घोषित किया था? अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था या नहीं था? ऐसे 3 साक्ष्य बताइए जिससे ये पता चलता है धार्मिक रूप से सहिष्णु था। पहला, सुनिए ध्यान से, पहला, बौद्ध धर्म को सरकारी धर्म घोषित नहीं किया। ब्राह्मणों को 11वें शिलालेख में कहा लोग इसे न सता। आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गुफाओं को दान में दिया। ये 3 सबसे बड़े साक्ष्य हैं जो उसने वो कहता है कि भाई हम धार्मिक रूप से असहिष्णु थे। अशोक हिंसक था या अहिंसक? पशु बलि इत्यादि पर क्या किया था? रोक लगा था। प्रशासनिक ढांचा को पहले बाद में देखेंगे। मौर्य काल की वास्तुकला देखते हैं। मौर्य काल में भवन किस चीज के बने थे? पत्थर या लकड़ी? लकड़ी। उस समय 2 कुशल कारीगर किस चीज के थे? हाँ, बढ़ई और लोहार, ये लोग थे पत्थर कारीगर थे। सांची का स्तूप किसके समय बनवाया गया था? अशोक। सांची का स्तूप किस राज्य में? मध्य। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? ऊंचा में शांति स्तूप है। कहां पर है? राजगीर में। शांति स्तूप बहुत हाइट पहाड़ पे बनाया गया उसको, तो क्या कहे? अशोक ने सारनाथ अभिलेख में स्तंभ में कितने शेर हैं उसमें? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ है? पटना के दीदारगंज। अशोक को अभिलेख किस शहर में नहीं मिला? पत्थर कहां से लाए गए थे? कहां से? चुनार से लाए गए थे। अब मौर्यकालीन संगठन समझिए क्या था? श्रेणी था 3 संगठन, श्रेणी, निगम और सार्थवा। श्रेणी, निगम और सार्थवा। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। श्रेणी, निगम, सार्थवा। श्रेणी, निगम, सार्थवा। श्रेणी, निगम और सार्थवा। चलिए ध्यान से समझिए। सार्थवा श्रेणी किस चीज का था भैया? देखिए, श्रेणी जो था वो शिल्पकार लोगों का था। किसका था? शिल्पकार मतलब होते हैं लोग जो कढ़ाई बुनाई इत्यादि का काम करते हैं। तो शिल्पकारों का संगठन का नाम था, क्या था? श्रेणी उन लोग का संगठन था। उसमें कपड़ा उपड़ा बहुत ज्यादा बनाए गए थे। उसी में जैसे बढ़ई वाला जो काम करते हैं लोग, ये लोग, तो ये भी उसी के अंडर आते थे। लेकिन मेन रूप से ये किसका संगठन था? शिल्पकार का। किसका था? शिल्पकार का। शिल्पकार लोगों का संगठन था। क्या नाम था? श्रेणी। इसी संगठन में बाकी के कारीगर को भी शामिल किया जाता था। जबकि जो निगम था ये व्यापारी लोग का था। व्यापारी। अब ये क्यों था कि व्यापारी लोगों को इनसे खरीदना था, व्यापारी लोग को खरीदना था। दोनों जगह मनमौजी हो जाती है। आप देखिएगा, किसान का फसल सरकार कभी कभी नहीं खरीदती है, सही है? तो किसान के साथ क्या हो रहा है? नाइंसाफी। या तो फिर उस किसान को जो उचित मूल्य है वो नहीं दे रही है, तो वहां पे वो हो जाता है। किसान भी कई जगह क्या करता है? मन बढ़ई कर देता है। सरकार कहती है कि जो अनाज ला रहे हैं फटक के लाइए, उसमें पत्थर उत्थर नहीं होना चाहिए। तो किसान क्या करेगा ना, 1 बोरा भर देगा सब कुछ, और जब हो जाएगा ना तो लास्ट में 1 किलो उठाएगा, पत्थर बालू मिट्टी उट्टी डाल के और उसमें होड़ देगा, अब बोरा सील के भेज दिया यहाँ पे। अब उठे जो वहां पे जो अधिकारी बैठा है वो क्या करेगा? सीख लेगा, मारने वाला उसमें बोरा में सीख मार के निकालेगा, तो इनको बालू उलू मिला रेट घटा देगा। 1-2 बोरा में निकला पूरा ट्रक का रेट घटा देगा। भाई साहब, दोनों ओर से गड़बड़ी होता है, ऐसा नहीं है सब होशियार बनता है सब, तो दोनों ओर से। तो इसलिए कहा गया कि मान के चलिए अगर व्यापारी लोग मन बढ़ई करेगा तो इन लोग का अपना संगठन कौन सा है? श्रेणी। कहेगा कि भाई हम तुमको बेचेंगे ही नहीं।
और अगर ये लोग मन बढ़ई करने लगे व्यापारी के साथ में कि हम इतने दाम पर ही बेचेंगे वरना दूसरे को बेचेंगे ही नहीं, तो वो ये कहाँ डिसीजन लेंगे? निगम में। क्या लेंगे? निगम। व्यापारी का संगठन निगम। सार्थवा किसका था? तो काफिला या कारवा, काफिला या कारवा। काफिला नहीं समझते हैं? काफिला पहले जो व्यापार होता था, पहले के टाइम पे अकेले कोई व्यापार करने नहीं जाता था, लूट लेगा सब बीचवे में, तो सारे लोग ग्रुप बनाते थे लोग, और एक ही साथ ग्रुप में 50-60 आदमी घोड़ा ओड़ा पे लेके पूरा ग्रुप में चला कारवां यानी काफिला, उसके साथ चलते थे। तो अब एक शहर से दूसरे शहर में जाके व्यापार करते थे। आज ना डेवलपमेंट हो गया है, जोमेटो से मंगाइए, ऑनलाइन मंगाइए, अमेजोन फ्लिपकार्ट, पहले यही था सब, अमेजोन फ्लिपकार्ट, बहुत धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ा है। तो कारवां या काफिला, इन लोग का संगठन कौन था? सार्थवा। याद रहेगा 3 ठो संगठन का नाम? श्रेणी निगम सार्थवा, श्रेणी निगम सार्थवा, श्रेणी निगम सार्थवा, श्रेणी निगम सार्थवा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? श्रेणी निगम और सार्थवा, श्रेणी निगम और सार्थवा। आगे बढ़ जाए। चलिए, ये किसका संगठन भैया? शिल्पकार लोग का हो गया। श्रेणी निगम किसका हो गया? व्यापारी। और उसके बाद किसका हो गया? अब खेती वगैरह और अधिकारी वगैरह को देखते हैं। खेती जो थी, सरकारी भूमि को सीता कहते थे, उसकी देखरेख करने के सीताध्यक्ष होता था। कई टाइप के अधिकारी के पद हो गए। यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट था, क्या था? पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही मतलब सुदृढ़ था पुलिस डिपार्टमेंट। यहाँ न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, न्याय व्यवस्था मौर्य काल में वो भी अच्छी थी। गुप्तचर व्यवस्था, ये भी बहुत, गुप्तचर व्यवस्था, ये 3 चीज बहुत अच्छी थी। ये तीनों चीज को देखेंगे मौर्य काल में बहुत ज्यादा क्या किया गया? महत्व दिया गया। जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचर मतलब जासूस, इन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। और ये घूम घूम कर क्या करते थे? जासूसी का काम करते थे। जासूसी का काम घूम घूम के करते थे। अब जो एक जगह रुक के करते थे घूमकर, अब कुछ लोग क्या करते थे? घूम घूम कर। जासूसी 2 तरह से होती, एक जगह रुक के जासूसी होती थी अस्थाई, और एक जगह जो घूम घूम के करते थे इधर उधर, वो संचार उसे कहा जाता है। एक को कहा जाता है संस्था। एक गुप्तचर में सबसे आगे कौन है? महिलाएं हैं। बहुत जबरदस्त, मतलब गुप्तचर का काम कर लेती है सब। उनसे से कोनो कोनो बतिया बताइयो देता है आराम से, खूब बढ़िया मेकअप वेकअप करके ठोड़ और रंग के बता देगा। लड़का सब ये मानव की टेंडेंसी होती है। ऑटो में बैठेगा लड़का ना, कोनो आके पुरुष बैठेगा, घसको ना, हे जगह कहाँ है भाग, और कोनो लड़की कहेगी अरे अरे बैठिए यार आओ। ऐसे क्या होता है? देखिए बेचारा मत देखेगा ठीक ठाक बैठा है तो उतरना रहेगा, गांधी मैदान चल जाएगा, बोरिंग रोड साथ चल जाना। अच्छा हाल है यार, लड़का सब जो होता है ना बहुत खच्चर होता है सब। संस्था 2 टाइप का था, संस्था और संचार। संस्था तथा संचार। संस्था का काम था कि एक ही जगह रुक कर गुप्तचर यानी जासूसी का काम करना, गुप्तचर यानी जासूसी का काम करना, जबकि संचार का काम था घूम घूम कर जासूसी करना। दोनों ही जरूरी थे। इन दोनों जासूस को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। न्यायालय भी 2 टाइप का था, एक धर्मस्थली था, धर्म स्थली। न्यायालय कितने टाइप का? धर्मस्थली। और एक था कंठक शोध, कंठक शोध न्यायालय। 2 टाइप का। ये जो न्यायालय था धर्मस्थली, इसमें दीवानी मुकदमे को सुना जाता था, दीवानी, और इसमें फौजदारी। फौजदारी दीवानी मुकदमे उसे कहते हैं जो धन दौलत से रिलेटेड रहते हैं। आप मकान में घुस गए हैं, मकान खाली नहीं कर रहे हैं, बिजली बिल आया है नहीं भर रहे हैं, ट्रेन में घुस गए विदाउट टिकट पकड़ा गए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी दूसरे का खेत जोत लिए हैं, पैसा दुनिया भर का होता है। मतलब पैसा जमीन जायदाद से रिलेटेड मामला है, वो किसमें जाता है? दीवानी। यानी ये सारा मामला किससे जुड़ा रहता है? धन से। तो पैसे से जुड़े मामले किसमें थे? धर्मस्थली। देखिए धन, ध से धर्मस्थली, धन से रिलेटेड मामला धर्मस्थली। आज भी दीवानी मामला होता है, दीवानी कोर्ट आज भी होता है, जिसे हम लोग सिविल कोर्ट कहते हैं यहाँ पे। दूसरा फौजदारी। फौजदारी में क्या होता है? मारकाट। मारकाट वाला मुकदमा किसमें जाता है? कंठक शोध में। किसी को धमकी दे दिए तो देख लेंगे हम, किसमें जाएगा? मार दिए किसी को, मर गया, किडनैप कर लिए,
ये सब हाथ तोड़ दिए, ये सब किडनैपिंग, मार धार, ये सब किसमें जाता है? कंठक शोध न्यायालय में। इसमें बहुत बढ़िया से धुलाई होता है। इसमें धुलाई नहीं होता, इसमें जाएंगे दीवानी मुकदमे में जुर्माना लगेगा, और इसमें धुनाई होगा, बहुत बढ़िया से थूरता है। पुलिस का लाठी एक बार जो पा लेता है ना भाई साहब, मत पूछो, बहुत जबरदस्त मारता है। चलो यहां देखो आगे। पुलिस जो था इसे राक्षीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राक्षीन, राक्षीन कहा जाता था। हमको लगता था यही सबसे अच्छा नाम दिए थे सर पुलिस व्यवस्था को। उस समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप में से कितने लोग बता सकते हैं पूरे भारत में सबसे बेहतरीन पुलिस व्यवस्था किसके काल में थी? कोई आइडिया? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप में से सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा थोड़ी थे यार। ये सबसे बेहतरीन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि वो पटना का था, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के काल में कहा गया था कि रात 2 बजे भी कोई महिला अपने सर पर सोना लेके घर से जा सकती थी, कोई उसका सोना गायब नहीं कर सकता। आज ससुरा लड़की गायब हो जाएगी सोना लड़की उड़की सब गायब हो जाएगी आज के वक्त। उस समय बहुत बेहतरीन था वो। और गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी। इनके काल में गुप्तचर ठीक ठाक थे सब, जो गुप्तचर वगैरह का ये लोग बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सीता जो था, सीता अध्यक्ष किसका काम था? कृषि वगैरह को देखता था। सीता अध्यक्ष किसे देखता था? कृषि विभाग को देखता। यहां लिख दे कि अगले पेज पे लिखते हैं, उसमें सीक्वेंस देखेंगे जी, गड़बड़ मत हो जाए। सीता अध्यक्ष की क्या देखता था भैया? कृषि देखता। और उस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार क्या था? कृषि था। सबसे बड़ा स्तर था कृषि था। तो जो अर्थव्यवस्था से पैसा आएगा वो राजा जाके बटोरेगा। लाओ कितना पैसा हुआ, टैक्स लाओ, 4 बोरा गेहूं हुआ तो 1 बोरा हमको दो। राजा देगा नहीं, कोई ना कोई कलेक्ट करेगा। तो कलेक्ट करने का काम था समाहर्ता। किसका? समाहर्ता इसको बोलते थे। आज भी डीएम ऑफिस पे लिखा रहता है समहरणालय। डीएम के ऑफिस पे क्या लिखा रहता है? समहरणालय। ये केवल बिहार में लिखा रहता है क्योंकि मगध काल यही था। उसको अंग्रेज सब ने कहा भाई, इसको समाहर्ता को क्या कहा गया मौर्य काल में कि तुम टैक्स को कलेक्ट करेगा। तो अंग्रेज सीबीएसई बोर्ड वाला ऐसे उसका नाम रख दिया कलेक्टर। क्या रख दिया? कलेक्टर। तो कलेक्टर का काम केवल टैक्स वसूलना था। केवल क्या करना है? टैक्स वसूलना। बाद में उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे दिया गया कि अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगा देगा, फाइन लगा देगा। आज भी आप देखेंगे आपकी जमीन की रजिस्ट्री टैक्स का पैसा डीएम के नीचे बैठा रजिस्ट्रार करता है। क्या करता है? रजिस्ट्रार। और जब जमीन खरीदिएगा ना तो 3 गो नकल बनता है उसका, 3 कॉपी। एक दिया जाएगा आपका, आप खरीदे हैं, एक उसके ऑफिस में रहेगा, एक संग्रहालय में चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है वहां पे। कि कहीं से भी गड़बड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? पकड़ा जाता है, वहां से निकल जाता है। दुकान खतौनी निकाला जाता है। देखें इससे पहले कौन था, कहा था, बहुत लंबा। तो उसी समाहर्ता को आज के वक्त में क्या पोस्ट दिया गया है? कलेक्टर का। क्या दिया गया है? कलेक्टर। लेकिन ये तो ससुरा केवल कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके अपने पास लाएगा तो क्या अपने गोदाम में रखेगा? हाँ, दूसरा को देगा। किसे देगा? दूसरा को। कोषाध्यक्ष, सन्निधाता। क्या नाम था? कोषाध्यक्ष। है कि नहीं उसमें जी? क्या लिखा है? सन्निधाता। क्या था? कोषाध्यक्ष। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। आज के वक्त में भी ऐसा पोस्ट है जिसे कहते हैं ट्रेजरी। क्या कहते हैं? ट्रेजरी। जिला में सरकारी पैसा वगैरह कहाँ चल जाता है? ट्रेजरी। फाइन वाइन लगा देंगे, सब किधर भेज देता है? ट्रेजरी में, कोषाध्यक्ष में चला जाता है। तो सीता अध्यक्ष किसे कहा गया? कृषि विभाग को। टैक्स कौन वसूलेगा? समाहर। देगा किसको? सन्निधाता को। किसे देगा? सन्निधाता। इस समय जंगल का भी बड़ा महत्व था क्योंकि उस समय फैक्ट्री वगैरह था नहीं। फैक्ट्री था नहीं था, तो जंगल का था। तो जंगल का अधिकारी दे दिया गया हम लोग को आंटविक। आंटविक को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया? जंगल का दे दिया गया। किसे दिया गया? जंगल। चलिए अब दोबारा भरिए इसको। बताइए, सीता अध्यक्ष कृषि। हाँ, कृषि। और सीता भूमि जो थी सरकारी भूमि जिसपे खेती वगैरह होती। समाहर्ता टैक्स कलेक्शन का काम। ये सन्निधाता ट्रेजरी था। कोषाध्यक्ष होता था। सब में क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। उसी के पास, उसी के साइन से क्या निकलता है? पैसा निकलता है। कलेक्ट कोई भी कर देगा लेकिन साइन उसी से। आंटविक जंगल का राजा था। किसका था? जंगल का राजा था।
एक और देखेंगे, इसमें खनन भी होता था उस समय। खनन समझते हैं, मतलब माइनिंग वगैरह होता था, खनन का काम था। तो खनन का काम देखने का काम था। आकाराध्यक्ष, देखिए क्या लिखा है, आकाराध्यक्ष। आकाराध्यक्ष ये इनका काम क्या था, खनन का काम। खनन, अभी भी झारखंड से क्या निकलता है, कोयला। तो झारखंड उस समय कहाँ था, बिहार। अभी अलग हुआ, 20-21 साल पहले हो गए, 20 साल हो गया अलग क्यों। तो ऐसा नहीं था केवल कोयला निकलेगा, उस समय पत्थर वगैरह से लोहबान वगैरह निकलते थे। गुड नाइट वगैरह नहीं था तो क्या जलाया जाता था, लोहबान। आजकल लोहबान केवल सोखा मौलाना साहब जला रहे हैं भूत उतारने के लिए, नहीं तो पहले गुड नाइट नहीं था तो क्या जलाया जाता था, लोहबान, पत्थर की तरह होता था, उसी से लोहा निकलता था, सोना चांदी वगैरह। खनन की जिम्मेदारी सब किसकी थी, आकाराध्यक्ष। खनन की जिम्मेदारी, जंगल की जिम्मेदारी, कृषि, टैक्स कलेक्शन समाहर्ता, टैक्स कलेक्शन समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, जंगल, खनन। अब बात यहां सब आ गई, ये तो राजा के पास आ गया। अब राजा के पास जंगल के सामान भी आ गए, खनन भी हो गया, पैसा भी हो गया। लेकिन ये पैसा किस रूप में छपेगा, मुद्रा वाला। हाँ, तो उसके लिए बोला गया लक्ष्मणाध्यक्ष। तो वो लक्ष्मणाध्यक्ष जो था उसका काम क्या था, मुद्रा। लक्ष्मणाध्यक्ष का काम क्या था, मुद्रा। तो मुद्रा विभाग का काम लक्ष्मणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग लक्ष्मणाध्यक्ष, मुद्रा लक्ष्मणाध्यक्ष, खनन आकाराध्यक्ष, जंगल आंटवी, कोषाध्यक्ष टैक्स वाला, सीता कृषि के लिए, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष। गुप्तचर कितने टाइप के, 2। संस्था और संचार, संस्था तथा संचार। संस्था क्या करती थी, अस्थाई रहती थी, अस्थाई रहती थी। और ये गतिशील, ये कैसी रहती थी, गतिशील, जगह जगह पर जाके। वर्षकार किसमें था बताइए तो, वर्षकार याद कीजिए, अजात शत्रु वैशाली जीतने से पहले किसे भेजा था, वर्षकार को। तो संस्था में हो गया या संचार में, संचार। कहां पे था, संचार में। कहां भेज दिया था, वर्षकार को, वैशाली में। न्याय व्यवस्था अच्छी थी, न्याय व्यवस्था 2 टाइप की थी, फौजदारी के लिए कंठक शोध, फौजदारी के लिए कंठक, दीवानी के लिए धर्मस्थल, दीवानी के लिए पुलिस विभाग को राक्षीन, पुलिस विभाग को राक्षीन। 3 तरह के संगठन के नाम बताइए, श्रेणी, निगम और सार्थवा। व्यापारियों का निगम, शिल्पकारों का श्रेणी, कारवां का सार्थवा। क्या था, सार्थवा। अशोक के जो सिद्धांत थे वो किस पर आधारित थे, स्वनियंत्रण पर। इसने अपना सिद्धांत क्या दिया था, जियो और जियो। 3 मुख्य उपदेश दिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, भिक्षुक तथा जो मांगने आए साधु उनका आदर कीजिए, और अपने से नीचे लोगों पर दया की भाव रखें, सहानुभूति यानी दया की भाव रखें। अशोक का वह शिलालेख जो द्विभाषी है, सारे कुल चतुर्दश शिलालेख यानी 14 शिलालेख, वह 2 शिलालेख जो भिन्न है, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। 4 बार बोलिए, याद होगा, मानसेहरा और शाहबाज, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, किसी को कोई दिक्कत। क्यों अलग है, खरोष्टी लिपि, हाँ किसमें है, खरोष्टी लिपि। पाकिस्तान में ये भी बात हो सकता है, अलग है वहां। द्विभाषी जो मिला है सरे कुना, वो कहां पे है, अफगानिस्तान। किस आर्कियोलॉजिकल ने अशोक के अभिलेख को फालतू समझ के इग्नोर कर, हाँ, टीम पैंथर, पैंथर नाम था उसका, टीम पैंथर। पैंथर से याद रखिएगा, क्या नाम है, पैंथर। पैंथर एगो सांप होता है, हाँ हाँ, एगो पैंथर सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं सब, वैसी पैंथर वगैरह याद रखेगा। अशोक के किसने मौर्य काल की फौज को लुटेरों का गिरोह बोला, हाँ, जस्टिन। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी, विलियम जोन्स। किसने किया था, विलियम जोन्स। जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे आपको याद रहना चाहिए, वरना जैसे ये मौर्य काल अब लगभग खत्म होने वाला है, लगभग यहाँ पे। और आपको 16 महाजनपद में केवल 8 याद कराए, बस 8 याद कराए ना, 8 याद है कि नहीं है। अफगानिस्तान वाला बोलिए तो,
ये फाटक कौन था? हाँ, हाटक बोलो। हाटक की राजधानी तो गांधार की तक्षशिला। मत्स्य कुरु, कौशल, मल्ल, कुशीन। हाँ, मल्ल कुशीन। बिहार वाला तो याद ही होगा आपको। हाँ, वज्जी, पाटलिपुत्रा। चलिए अब इसको आगे कल समझेंगे लोग। मौर्य काल कल खत्म करेंगे, आज के लिए इतना।